हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपको क्लास 10वीं का पाठ दूसरा करवाने जा रही हूँ, भारत में राष्ट्रवाद। मैं इसका भाग 2 करवाने जा रही हूँ। अगर आपने मेरा पहला भाग नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाके आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मेरी वीडियो की तरफ। तो आज हम करवाने जा रहे हैं क्लास 10वीं का लेसन 2, और उसका हम पार्ट भी दूसरा करवाने जा रहे हैं, भारत में राष्ट्रवाद। ये इतिहास का दूसरा पार्ट है। इसमें क्या है कि मैंने अब तक आपको करवाया असहयोग आंदोलन तक, जो पूरा आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ। इससे आगे का अब हम करवाते हैं कि असहयोग आंदोलन के बाद क्या हुआ। अब असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था, ठीक है, और जो है 1922 फरवरी 1922 में महात्मा गांधी जी ने देखा कि जो घटनाएं घटित हो रही थी वो हिंसक घटनाएं घट रही थी, जो कि महात्मा गांधी जी बिल्कुल नहीं चाहते थे। तो वो बिल्कुल जो है विचलित हो गए थे ऐसी घटनाओं से, और उन्होंने इस आंदोलन को फरवरी 1922 में वापस ले लिया। अब इसके बाद क्या होता है कि जब जनता को पता लगा कि महात्मा गांधी जी ने जो है आंदोलन को वापस ले लिया, तो जनता काफ़ी नाराज़ हुई, क्योंकि सभी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ब्रिटिश जो सरकार है उसने एक सुझाव दिया भारतीयों को कि वो क्या करे, वो प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा ले और वहाँ पे विजयी हो, और फिर वो वहाँ से आके हमें बताए कि वहाँ पर क्या समस्याएं हैं, तो हम उनका समाधान करेंगे। लेकिन क्या है कि शासन हमारा ही रहेगा, मतलब शासन तो सरकार ब्रिटिश सरकार का ही रहेगा, लेकिन क्या है कि भारतीय अपने अपने प्रांतों से जो है चुनाव लड़ सकते हैं, और अगर वो वहाँ विजयी होते हैं तो वो वहाँ की समस्याओं को सुलझाने के लिए ब्रिटिश सरकार के पास आ सकते हैं। ऐसा सुझाव ब्रिटिश सरकार ने दिया। फिर क्या होता है कि जो ब्रिटिश सरकार ने सुझाव दिया, इससे क्या हुआ कि कांग्रेस जो थी वो 2 हिस्सों में बंट गई। जो युवा थे, नेता थे, वो क्या चाहते थे, जो युवा कांग्रेसी थे वो क्या चाहते थे कि जो है चुनाव हमें नहीं लड़ना, हमें आंदोलन के माध्यम से ही जो है स्वराज्य की या स्वतंत्रता की प्राप्ति करनी है। जबकि जो अनुभवी और बुजुर्ग कांग्रेसी थे उनका ये कहना था कि भाई हमें चुनाव में हिस्सा लेकर और अपनी समस्याओं को जो है ब्रिटिश सरकार के सामने नहीं रखना, हमें प्रांतीय परिषदों में बैठकर जो है ब्रिटिश सरकार का विरोध करना पड़ेगा, तब जाके हमें स्वराज्य की प्राप्ति होगी। तो दोनों के जो है विचार अलग अलग हो गए, ठीक है। अब युवा कांग्रेसी कौन कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, राजेंद्र प्रसाद जी, सुभाष चंद्र बोस जी। और जो है बुजुर्ग कांग्रेसी कौन थे? मोतीलाल नेहरू जी और चित्तरंजन दास जी। चित्तरंजन दास जो थे वो उस समय कांग्रेस के क्या थे? अध्यक्ष थे। अब ये युवा कांग्रेसी क्या चाहते थे कि चुनाव हमें नहीं लड़ना, और जो बुजुर्ग कांग्रेसी क्या चाहते थे कि हमें चुनाव लड़कर जो है स्वराज्य की प्राप्ति करनी है। फिर क्या हुआ कि 1922 में गया अधिवेशन होना था। गया क्या है? स्थान है, ठीक है। वहाँ पे अधिवेशन होना था कांग्रेस का, और उसमें स्पष्ट दिखा, क्या दिखा? कांग्रेसियों का मतभेद, ठीक है, वो खुलकर सामने आया। और श्री चित्तरंजन दास जी जो कि अध्यक्ष थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इन्होंने यह कहकर इस्तीफा दे दिया कि भाई हमारी बात कोई मान नहीं रहा है, युवा जो कांग्रेसी है वो अपने अलग विचार रखना चाहते हैं, और हम जो है चुनाव के माध्यम से स्वराज्य प्राप्त करना चाहते हैं। तो इन्होंने क्या है कि मतभेद होने के कारण इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब क्या हुआ कि 1923 में उन्होंने अपने कांग्रेसियों को मिलाकर स्वराज पार्टी का गठन किया। कब हुआ स्वराज पार्टी का गठन? 1923 में, ठीक है। तो जो कांग्रेसी जो है श्री चित्तरंजन दास जी की तरफ थे, उन्होंने उनको मिलाकर जो है इस पार्टी का गठन कर लिया। अब पार्टी का गठन हुआ, चुनाव भी लड़ा गया, और कई सीटों पर जो है वो विजयी भी हुए। लेकिन फिर क्या हुआ कि 1925 में जो है उनकी मृत्यु हो गई। किनकी मृत्यु हो गई? श्री चित्तरंजन दास जी की मृत्यु हो गई। और फिर जो इनकी पार्टी में जो भी कांग्रेसी आए थे वो फिर से जो है कांग्रेस में जाके मिल गए, और कांग्रेस दोबारा से एक हो गई। 1925 में चित्तरंजन दास जी की मृत्यु के बाद एक और आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हुई। वो कैसे हुई कि उस समय 2 महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। पहली विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी और दूसरी साइमन कमीशन। तो विश्वव्यापी जो आर्थिक महामंदी हुई वो 1926 से शुरू हो गई। अब 1926 में क्या हुआ कि कृषि उत्पादन की कीमतें कम होने लगी,
और जो कृषि से जो उत्पाद बनाए जाते थे उनका निर्यात भी कम होने लगा। अब निर्यात जो है होगा ही नहीं तो उत्पाद बनाने का कोई फ़ायदा नहीं था। ठीक है, तो ऐसी 1930 आते आते ऐसी स्थिति हो गई कि जो है किसानों को अपनी उपज बेचना मुश्किल हो गया। अब फसल नहीं बेचेंगे तो पैसा नहीं आएगा, और पैसा नहीं आएगा तो वो लगान कहाँ से चुकाएंगे, तो लगान चुकाना भारी पड़ने लगा। और धीरे धीरे करके उनके पास जो जमा पैसे थे वो भी ख़त्म होने लगे, और गरीबी इतनी बढ़ गई कि सरकार को जो है वो अपना टैक्स भी नहीं दे पा रहे थे। लेकिन फिर भी सरकार ने टैक्स में कोई कमी नहीं की। उसके बाद दूसरी घटना हुई साइमन कमीशन। तो दूसरी महत्वपूर्ण घटना घटी साइमन कमीशन का बनना। 1927 में जो है साइमन कमीशन बनाया गया और इसके अध्यक्ष थे साइमन। ठीक है, अंग्रेज़ों ने राष्ट्रवादी आंदोलन का जवाब देने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया। बार बार आंदोलन हो रहे थे। ठीक है, तो उनका जवाब देने के लिए अंग्रेजी सरकार ने क्या किया, एक साइमन कमीशन बनाया और वो एक वैधानिक आयोग के रूप में गठित किया। ठीक है, और इसके उद्देश्य क्या बताए गए कि जो अंग्रेज़ों से गलती हो तो उसमें सुधार करेंगे। कि पहला हम ये उद्देश्य लेके चल रहे हैं कि जो हमसे गलती होगी हम उसमें सुधार करेंगे। किसके तहत, साइमन कमीशन के तहत। भारतीयों को राजनीति सिखाना, कि भारतीयों को राजनीति करना सिखाएंगे कि कैसे राजनीति होती है। तीसरा क्या है, संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना, कि संविधान की क्या कार्यशैली है, कैसे संविधान बनेगा, वो जो है उसका क्या अध्ययन होगा, ये सभी जो है हम सिखाएंगे। फिर ये क्या कह रहे हैं कि जो ये साइमन कमीशन है ये भारतीयों की भलाई के लिए बनाया जा रहा है। अब इसमें देखिए, इस आयोग में 7 सदस्य थे, उनमें से एक भी भारतीय नहीं था। अब ये भारतीयों की भलाई के लिए बनाया जा रहा था और इसमें एक भी भारतीय नहीं था, तो भारतीयों को कैसे पता लगेगा कि हमारी भलाई के लिए है। और इसके जो उद्देश्य थे उनमें भी क्या था कि जो स्वराज था, भारतीयों को क्या चाहिए, स्वराज्य चाहिए, लेकिन उस स्वराज्य के विषय पे कुछ भी नहीं था जो इन्होंने उद्देश्य रखे। भारतीयों को इसमें कुछ भी अपने अनुरूप नहीं लगा और उन्होंने इसका विरोध किया। अब विरोध तो करना ही था क्योंकि ना इसके उद्देश्यों में स्वराज्य था, ना इसमें कोई भी भारतीय था। तो भारतीयों को लगा कि ये अंग्रेज अपने स्वार्थ के लिए जो है साइमन कमीशन बना रहे हैं, ये हमारे अनुरूप नहीं है, तो इन्होंने इसका विरोध किया। तो 1927 में साइमन कमीशन बना और 1928 में ये भारत में आया। कब आया ये? 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन जब भारत आया तो भारतीयों ने काले कपड़े दिखाकर इसका विरोध किया और क्या नारे दिए? साइमन गो बैक, मतलब साइमन कमीशन वापस जाओ। इस कमीशन के विरोध में लाहौर में क्या हुआ कि जब ये सारे प्रदर्शनकारी विरोध कर रहे थे इस कमीशन का, तो भारतीयों के ऊपर पुलिस ने क्या किया? लाठीचार्ज कर दिया। और इसमें जो है स्वतंत्रता सेनानी थे लाला लाजपत राय जी, उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि महात्मा गांधी बड़े विचलित हुए और उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने की सोची। ठीक है, दूसरी तरफ जो है जब ये साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था तो जो उस समय वायसराय थे भारत के अंदर, लॉर्ड इरविन, उन्होंने भारतीयों से कहा कि अगर आप साइमन कमीशन का विरोध कर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से अपने देश के लिए एक संविधान बनाइए। अगर पूरा भारत उस संविधान को मानता है तो हम भी उसे मान लेंगे और आप अपने हिसाब से अपने देश को चला सकोगे। अब इरविन का क्या था कि उसे पता था कि भारत बहुत बड़ा देश है, विभिन्न धर्मों और जातियों के लोग रहते हैं और कोई संविधान ऐसा नहीं होगा कि सभी लोग एकजुट होकर उसको मान ले। दूसरी तरफ जो है कांग्रेस ने क्या किया? पंडित मोतीलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया और उनको ये कहा कि ये संविधान आप बनाइए। तो मोतीलाल नेहरू जी ने मांगे रखी। तो पहली मांग क्या रखी? औपनिवेशिक स्वराज्य। औपनिवेशिक स्वराज्य क्या होता है कि शासन आप कीजिए, लेकिन उस शासन के अंदर जो है नियम कायदे कानून जो है हम भारतीयों के होंगे और हम अपने हिसाब से अपना शासन चलाएंगे। दूसरी मांग क्या रखी? विदेशी और सुरक्षा के अतिरिक्त सभी भारतीय मामले भारतीयों के पास, कि भाई जो भी सरकार है, ब्रिटिश सरकार है, वो जो है देश के लिए विदेशी जो भी मामले हैं और देश की सुरक्षा के जो मामले हैं वो ही अपने पास रखे। उसके अलावा जितने भी मामले हैं वो सभी मामले किनके पास होंगे? भारतीयों के पास। तीसरी जो मांग रखी वो थी विचार अभिव्यक्ति का अधिकार। उस समय क्या था कि जो भी व्यक्ति
अंग्रेज़ों के विरुद्ध बोलता था उनको वो क्या घोषित कर देते थे कि ये तो देशद्रोह का मामला है। ठीक है, तो मतलब लोगों को अपने विचार अभिव्यक्त करने का अधिकार ही नहीं था। तो तीसरी मांग रखी कि सभी भारतीयों को अपने विचार अभिव्यक्त करने का अधिकार दिया जाए। चौथे नंबर पे है संयुक्त निर्वाचन। संयुक्त निर्वाचन क्या है कि जितने भी भारत के अंदर लोग हैं, भारतीय हैं, उनका निर्वाचन जो है अलग अलग ना होकर संयुक्त होना चाहिए। ये मांग क्यों रखी? क्योंकि उस समय पर सांप्रदायिक निर्वाचन होता था, मुसलमान खड़ा होता था तो मुसलमान ही उसके लिए वोट देते थे, हिंदू नहीं दे सकते थे। तो उन्होंने क्या मांग रखी कि सांप्रदायिक जो निर्वाचन होता है उस प्रणाली की क्या की जाए, समाप्ति की जाए और चुनाव कैसे होने चाहिए, संयुक्त होने चाहिए, इकट्ठे होने चाहिए। अब ये रिपोर्ट जो है अगस्त 1928 में जो है पंडित मोतीलाल नेहरू ने प्रस्तुत की। अब क्या हुआ कि 31 अक्टूबर 1929 को जो इरविन थे उन्होंने इसकी हामी भर ली कि हम इन मांगों को मान लेंगे, लेकिन ये नहीं बताया कि कब इनको मानेंगे। इसमें क्या हुआ कि इन्होंने हाँ भर ली, लेकिन भारतीयों ने ही इसको जो है मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि इसमें मुस्लिम समुदाय ने कहा कि हमारे लिए इसमें कुछ नहीं है। दूसरी जो जातियाँ थी उन्होंने कहा हमारे लिए कुछ नहीं है। तो भारतीयों में ही एक बड़े वर्ग ने इन मांगों को मानने से इनकार कर दिया। अब क्या होता है कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने क्या कहा कि हम जो मांग रहे हैं औपनिवेशिक स्वराज्य, ये हम क्यों मांग रहे हैं? देश हमारा है, नियम हमारे हैं, लोग हमारे हैं, तो हम पूरे देश पे हमारा ही राज होना चाहिए। हम औपनिवेशिक जो है स्वराज्य नहीं चाहते। तो उन्होंने पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी। कब रखी? 1929 में। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी, क्योंकि उसमें कौन अध्यक्ष थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और उन्होंने इसके अंदर लाहौर अधिवेशन के अंदर पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी। और क्या किया? 31 दिसंबर 1929 को आधी रात को रावी नदी के तट पर उन्होंने क्या किया? झंडा फहरा दिया। ठीक है, और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ठीक है, ये पहली बार हुआ था जब पूरे देश ने 26 जनवरी 1930 को सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस मनाया था। और जो है आज क्या है, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो अब देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय क्या होता है? सविनय मतलब नम्रता से, बहुत आराम से। ठीक है, अवज्ञा आज्ञा को न मानना। ठीक है, और आंदोलन आपको पता ही है। तो इसमें क्या है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब किसी काम को बहुत ही शांत तरीके से न मानना क्या कहलाया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, अर्थात अंग्रेज सरकार के नियमों और कानूनों को नम्रता के साथ न मानना। जो अंग्रेज सरकार ने नियम बनाए थे और कानून बनाए थे उनको मानना नहीं। कैसे नहीं मानना? ऐसे नहीं कि भाई हम नहीं मानते, नहीं, उनको बताना कि आपने जो बनाए हैं वो हमारे खिलाफ है और हम इनको नहीं मान रहे हैं। बहुत ही आराम से उनको मना कर देना। अब समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर आंदोलन करना था। अब महात्मा गांधी जी को पता लग गया था कि ऐसे बात बनेगी नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? फिर से आंदोलन करना पड़ेगा। लेकिन वो आंदोलन कैसे होगा कि किसी एक वर्ग को लेके नहीं, सभी वर्गों को साथ लेकर चलना पड़ेगा, तब ये आंदोलन जो है सफल हो सकता है। इसलिए महात्मा गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ने का फैसला लिया। अब आप सभी को पता है कि नमक, सभी वर्गों की आवश्यकता है नमक। और जो अंग्रेज़ों ने क्या किया था कि नमक के ऊपर ही कानून बना दिया था कि सिर्फ सरकार ही कौन सी सरकार? अंग्रेजी सरकार ही नमक बनाएगी। ठीक है, तो अब सबसे पहला इन्होंने क्या किया कि गांधी जी ने इसी नमक कानून को मुख्य लेकर चले ताकि सभी वर्ग जो उनके साथ आ जाएं। परंतु इससे पहले गांधी जी ने इरविन को एक पत्र लिखकर अपनी 11 मांगे रखी। फिर भी महात्मा गांधी जी ने क्या किया कि एक पत्र लिखा आंदोलन शुरू करने से पहले। किसको? जो वायसराय थे उस समय पे, लॉर्ड इरविन। ठीक है, उनको एक पत्र लिखा और अपनी 11 मांगे रखी कि आप अगर ये 11 मांगे मान लेते हैं तो हम आंदोलन नहीं करेंगे। अब इसमें मुख्य मांगे कौन कौन सी? देखिए, इसमें 2 मुख्य मांगे रखी गई। पहला, नमक कर खत्म करना, कि जो नमक पर सरकार ने कर लगा रखा, टैक्स लगा रखा, उसको समाप्त किया जाए और राजस्व कर को कम किया जाए। ठीक है, परंतु लॉर्ड इरविन ने इन मांगों को अनावश्यक बताया और मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये मांगे जो है उनका कोई महत्व नहीं है, वो मांगे क्या हैं? अनावश्यक हैं।
तो उन्होंने क्या किया, उसको मानने से इनकार कर दिया। गांधी जी ने इरविन को एक पत्र और लिखा और कहा कि 11 मार्च 1930 तक मांगे पूरी नहीं हुई तो वह सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे, परंतु इसका अंग्रेजी सरकार पर कोई असर नहीं हुआ। फिर भी महात्मा गांधी जी ने 11 मार्च 1930 तक ये कहा कि इन मांगों को मान लो तो हम आंदोलन नहीं करेंगे। लेकिन दोबारा पत्र लिखने के बावजूद भी जो है लॉर्ड वायसराय ने क्या किया, उस पर कोई असर नहीं हुआ और उसने इन मांगों को मानने से पूर्ण रूप से इनकार कर दिया। फिर क्या होता है, नमक यात्रा। नमक कहें या दांडी यात्रा कहें, ठीक है, ये कैसे भी पूछा जा सकता है। तो ये यात्रा शुरू होती है 12 मार्च 1930 को, ठीक है। इसमें गांधी जी ने 78 विश्वसनीय लोगों के साथ ये यात्रा जो है वो आरंभ की। कितने लोगों को लेकर चले महात्मा गांधी जी? 78 लोगों को लेकर चले, ठीक है। यह यात्रा साबरमती आश्रम से शुरू होकर दांडी पर समाप्त होनी थी, ठीक है। कहाँ से शुरू हुई? साबरमती जो आश्रम था महात्मा गांधी जी का, वहाँ से शुरू हुई और इसे ख़त्म होना था दांडी पर, ठीक है। यह दूरी 240 किलोमीटर थी और गांधी जी प्रतिदिन 10 किलोमीटर चलते थे और लोगों की भीड़ प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। 10 किलोमीटर का एक लक्ष्य रखा हुआ था गांधी जी ने और 10 किलोमीटर वो चल रहे थे और साथ साथ रास्ते में उनके लोग मिलते जा रहे थे। यानी जो 78 लोगों के साथ वो चले थे, वो भीड़ जब है धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। रास्ते में वे अपने विचारों का प्रसार कर रहे थे, वो लोगों को रास्ते में बताते जा रहे थे अपने विचारों के बारे में, देश के बारे में, आंदोलन के बारे में, और लोग उनसे क्या है प्रभावित होकर उनके साथ देने के लिए उनके साथ साथ चल रहे थे। इसलिए क्या हुआ, आंदोलन बहुत शक्तिशाली होता जा रहा था। 24 दिन बाद 5 अप्रैल 1930 को वो कहाँ पहुँचे? दांडी पहुँच गए, ठीक है। 240 किलोमीटर की दूरी थी, 10 किलोमीटर रोज गए, तो 24 दिन में वो जो है वहाँ पर पहुँच गए। कब पहुँचे? 5 अप्रैल 1930 को। और 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने क्या किया, समुद्र के पानी को उबालकर नमक कानून को भंग किया, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने नमक कानून को तोड़ दिया। कब तोड़ा? 6 अप्रैल 1930 को। अब क्या होता है कि आंदोलन की प्रगति, मतलब आंदोलन ने कितनी प्रोग्रेस की, ठीक है। तो यह आंदोलन जो है एक अलग आंदोलन था। किससे अलग था? असहयोग आंदोलन से। उसमें क्या था कि इसमें सिर्फ अंग्रेजी सरकार का सहयोग न करने की अपील की थी, लेकिन जो है इस आंदोलन में, कौन से में? सविनय अवज्ञा आंदोलन में औपनिवेशिक कानूनों का भी उल्लंघन करना था। औपनिवेशिक कानून क्या थे? जो अंग्रेजों ने भारतीयों के लिए बनाए थे, तो उन कानूनों का क्या करना था? उल्लंघन करना था। इसलिए ये असहयोग आंदोलन से थोड़ा सा अलग आंदोलन था। इसमें क्या था? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, ये उसमें भी था असहयोग में, ठीक है, ये इसमें भी करना था। करों का भुगतान ना करना, उस आंदोलन में ये चीज़ें नहीं थी, करों का भुगतान ना करना, ठीक है। और अब ये भी हो रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन में, क्योंकि महात्मा गांधी जी भी परेशान हो चुके थे जो है आंदोलन कर करके, तो वो भी लोगों का साथ दे रहे थे किसमें? औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने में, ठीक है। तीसरा, वन कानूनों का बहिष्कार। अब तीसरा ये बनाया कि जो वनों में आदिवासी रहते थे उनके ऊपर भी क्या कर दिया? कर लगा दिया कि आप यहाँ नहीं रह सकते। अब बताओ वो कहाँ पे जाएंगे? तो वो जो है लोगों ने क्या किया? वन कानूनों का भी बहिष्कार किया। क्या कानून है, ठीक है। आंदोलन प्रतिदिन शक्तिशाली होता जा रहा था। लोगों ने सभी करों का भुगतान और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया, ठीक है। अब ये जो चीज़ें थी ये लोग जो है बड़ी सहमति से कर रहे थे, ना कर दे रहे थे, विदेशी वस्तुओं को जो है फेंक रहे थे उनका, और जो है साथ साथ वन कानूनों का भी वो बहिष्कार कर रहे थे। तो इस प्रकार ये बहुत शक्तिशाली आंदोलन होता जा रहा था। फिर क्या हुआ? पिकेटिंग की शुरुआत की। अब पिकेटिंग क्या है? शराब की दुकानें, सबसे ज़्यादा बिक्री कहाँ होती थी? शराब की दुकानों पे। तो लोग वहाँ पे खड़े होके, जो भी लोग शराब लेने आ रहे थे उनको बता रहे थे कि ये मत पियो, ये ख़राब चीज़ है, और उनको वापस कर रहे थे। अब सरकार का क्या है कि सरकार की इनकम जो एक तरीके से ख़त्म होगी, क्योंकि विदेशी वस्तुओं को कोई ख़रीद नहीं रहा था, शराबों को कोई बिकने नहीं दे रहा था, ऊपर से कोई टैक्स नहीं भर रहा था। तो सरकार क्या हुई? सरकार का तो आपको पता ही है कि सरकार मतलब बुरी तरह से जो है इससे प्रभावित हुई, और उन्होंने क्या शुरू कर दिया? सभी नेताओं को जेल में डालना शुरू कर दिया, ठीक है। अब क्या था कि इस आंदोलन की प्रगति को देखा। प्रगति क्या हुई? आप सभी को मैंने बताया कि ना तो लोग टैक्स भर रहे थे, ना विदेशी वस्तुओं को खरीद रहे थे, ना उन कानूनों को मान रहे थे, ऊपर से उन्होंने पिकेटिंग शुरू कर दी, मतलब शराब की बिक्री भी वो नहीं होने दे रहे थे। इससे क्या हुआ कि सरकार जो है बुरी तरह बौखला गई। और उसकी क्या प्रतिक्रिया रही वो बताते हैं।
कि सरकार की प्रतिक्रिया सभी नेताओं को जेल में डालना शुरू कर दिया। ठीक है, जो भी नेता उनको मिल रहे थे उनको वो जेल में डाल रहे थे। अप्रैल 1930 में अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार कर लिया गया। अब्दुल गफ्फार खान कौन था? ये महात्मा गांधी का बहुत ही बड़ा, ये लगा लो, समर्थक था और उनके साथ ही चलता था। ठीक है, उनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि सीमांत गांधी किन्हें कहा जाता है, तो अब्दुल गफ्फार खान। भीड़ सड़कों पर थी और पुलिस उन पर गोलियां चला रही थी। ठीक है, बहुत सारे लोग मारे गए। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और शांतिपूर्ण जुलूस पर हमले किए गए और औरतों और बच्चों को पीटा गया। 1 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया। मतलब बुरा माहौल कर दिया सरकार ने। लोगों को मार रहे थे, ना औरतों को देख रहे थे, ना बच्चों को देख रहे थे। शांतिपूर्ण ढंग से जो जुलूस हो रहे थे उन पे भी हमले कर रहे थे। सबसे बड़ी बात क्या हुई कि गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। अब क्या हुआ, गांधी जी को गिरफ्तार किया और इतनी घटनाओं से लोग इतने विचलित हुए कि उन्होंने क्या है कि सोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने पुलिस चौकी, नगर पालिका भवन और रेलवे स्टेशनों पर हमले कर दिए। ठीक है, अब जगह जगह ये होने लगा कि जो भी अंग्रेजी सरकार की चीज़ें मानते थे, पुलिस चौकी और इनको, तो उन पे क्या करना शुरू कर दिया, आम जनता ने हमले करना शुरू कर दिया। और स्पेशली सोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने तो बुरी तरह जो है रेलवे स्टेशनों को फूकना शुरू कर दिया, नगर पालिका भवनों को फूका। इससे महात्मा गांधी जी विचलित हो गए कि ये तो कुछ ज़्यादा ही हिंसा की तरफ चल पड़ा। इसलिए उन्होंने परेशान होकर क्या किया, इस आंदोलन को भी वापस ले लिया। तो ये हुआ आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने के बाद महात्मा गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के साथ एक समझौता किया, जिसे हम गांधी इरविन समझौते के नाम से जानते हैं। यह समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। इसमें जो है गांधी जी को इरविन जी ने लंदन भेजा कि वहाँ गोलमेज सम्मेलन है और आप वहाँ अपनी समस्याओं को बताइए। गोलमेज का क्या अर्थ है यहाँ पे? गोल मतलब ऐसे गोल, और मेज ये क्या है? मेज है, और इसके चारों तरफ आदमी बैठ के वार्तालाप करते हैं, तो इसलिए इसको गोलमेज सम्मेलन कहा जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे अपनी समस्या बताइए। अब गांधी जी क्या है, दिसंबर 1931 में गोलमेज सम्मेलन में लंदन गए, लेकिन वार्ता असफल रही। ठीक है, दिसंबर में ये गए लंदन, लेकिन वहाँ भी कोई बात नहीं बनी और वार्ता जो थी वो असफल रही। गांधी जी जब वापस आए तो यहाँ पे क्या हुआ कि बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, जैसे अब्दुल गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता। ठीक है, और यहाँ के हालात जो है बहुत ही ख़राब हो चुके थे। अब जो है अंग्रेज़ों ने कांग्रेस को भी क्या है, गैर कानूनी घोषित कर दिया था कि जो कांग्रेस है वो गैर कानूनी है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि सविनय अवज्ञा फिर शुरू हुआ। गांधी जी परेशान हो गए और उन्होंने इस आंदोलन को दोबारा से शुरू किया, परंतु अब लोगों में उत्साह की कमी के कारण 1934 तक इसकी गति धीमी पड़ गई। लेकिन लोगों में वो उत्साह नहीं दिखा जो कि शुरुआत में था, और धीरे धीरे करके 1934 तक आते आते जो है इसकी गति बहुत ही धीमी पड़ गई। लोगों की इस आंदोलन के प्रति क्या क्या धारणाएं थी, कौन सा वर्ग किस वजह से इस आंदोलन में भाग ले रहा था और कौन नहीं ले रहा था, तो क्यों नहीं ले रहा था, ये धारणाएं लोगों की निम्नलिखित हैं। सबसे पहले अमीर किसान। अमीर किसान जो है वो इस आंदोलन में भाग ले रहा था। क्यों ले रहा था? क्योंकि गुजरात के अंदर जो पाटीदार थे और उत्तर प्रदेश के अंदर जो जाट किसान थे वो इसमें इसलिए भाग ले रहे थे क्योंकि अंग्रेज़ों ने राजस्व जो कर था उसको कम करने से बिल्कुल मना कर दिया था। ठीक है, तो वो इसलिए इसमें भाग ले रहे थे। दूसरे आते हैं गरीब किसान। अब गरीब किसान क्या है कि उन पे जो है लगान भारी मात्रा में लगाया हुआ था, वो जो है उसके खिलाफ थे, और जो पट्टेदारी व्यवस्था है वो उसके खिलाफ थे। पट्टेदारी क्या है कि बड़े बड़े किसान पट्टे पे एज ए किराए के रूप में किसानों को अपनी ज़मीन देते थे और उनको अपना पूरा चाहिए, चाहे खेती हो या ना हो, या उनको कुछ बचे या ना बचे, तो इसके खिलाफ भी गरीब किसान था। ठीक है, तो वो भी जो है इस आंदोलन में हिस्सा जो है लिए हुए थे। उसके बाद आता है व्यवसायी वर्ग। व्यवसायी वर्ग क्या है कि वो कह रहे थे कि जो विदेशी वस्तुओं का आयात हो रहा है उस पर सुरक्षा दी जाए, मतलब इतनी वस्तुएं आयात नहीं की जाए, हम स्वयं वस्तुओं का उत्पादन यहीं पर करेंगे। लेकिन अंग्रेज़ों ने उसको नहीं माना, और जो भारतीय थे वो भी विदेशी वस्तुओं को ज़्यादा खरीद रहे थे, इसलिए जो है अंग्रेज़ विदेशी वस्तुओं को मंगवा भी रहे थे क्योंकि यहाँ की जो वस्तुएं थी वो काफ़ी महंगी थी। इसमें क्या है कि व्यवसायी वर्ग को पहले ही प्रथम युद्ध में काफ़ी घाटा हो चुका था।
ठीक है। तो और जो है सरकार उनकी बात मान नहीं रही थी, विदेशी वस्तुओं का आयात कर रही थी, इसलिए व्यवसायी वर्ग ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। फिर आता है मजदूर वर्ग। मजदूर वर्ग ने कोई खास इसमें हिस्सा नहीं लिया, सिर्फ नागपुर के जो है मजदूर वर्ग ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि व्यवसायी लोग जो हैं वो क्या करते थे, मजदूरों को परेशान करते थे और मजदूर लोग इनका साथ नहीं देना चाहते थे, इसलिए इन्होंने इस आंदोलन में कोई खास भाग नहीं लिया। उसके बाद आती है महिलाएं। महिलाओं ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हालांकि इस संगठन मतलब जो संगठन था आंदोलन का, उसमें उन्हें किसी भी महिला को कोई खास पद नहीं दिया हुआ था। फिर भी उन्होंने क्या है कि नमक बनाना और शराब की दुकानों के सामने धरने दिए और अपनी तरफ से उन्होंने कानूनों को तोड़ा और बढ़ चढ़कर भाग लिया। अब हम करवा रहे हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं। ठीक है, इसमें क्या है कि जो उस समय पे दलित थे उनको अछूत समझा जाता था और उनका जो है छूने से भी जो है लोग ये मानते थे कि हम पाप के हकदार हो गए। तो उनको ये लगा दलितों को कि इस आंदोलन में भाग लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर हम इस आंदोलन में भाग लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमारा तो वही है, जैसे हम हैं वैसे ही रहेंगे। तो उन्होंने एक डिमांड रखी कि जो इलेक्शन होगा उसमें हमें आरक्षण दिया जाए और हमारा चुनाव भी जो है अलग करवाया जाए। ठीक है, दूसरी सीमा क्या हुई फिर, इनका जो है दलितों का देखकर BR अम्बेडकर जी ने 1930 में एक संस्था बनाई जिसका नाम उन्होंने दलित वर्ग एसोसिएशन रखा। ये दलितों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए संस्था बनाई गई। फिर क्या है कि इस चीज़ का गांधी जी को भी महसूस हुआ कि भाई इनके साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। तो गांधी जी ने उनको नाम दिया हरिजन, यानी भगवान की जो है संतान। ठीक है, तो गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में एक समझौता हुआ। क्या हुआ, 1932 में पूना पैक्ट पर सहमति बनी। कब हुआ वो? 1932 में। और कहाँ पर हुआ? पूना पैक्ट। ठीक है, पूना में हुआ। तो उस पर सहमति बनी और उसमें क्या सहमति बनी कि प्रांतीय और केंद्रीय परिषदों में जो है इनको आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन जो निर्वाचन होगा, इन्होंने अलग निर्वाचन की मांग की थी, लेकिन गांधी जी ने क्या कहा कि निर्वाचन क्या होगा वो सामान्य ही होगा, वो क्या है कि अलग से नहीं होगा। उसके बाद आते हैं मुस्लिम लीग के नेता MA जिन्ना जो है वो भी क्या चाहते थे कि हमें भी केंद्रीय जो सभा है उसके अंदर क्या मिले, आरक्षित सीटें मिले। ठीक है, और इन सीटों के चक्कर में आके उन्होंने क्या है, उन्होंने भी जो है आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। ठीक है, तो ये जो इसकी सीमाएं हैं, तो देखिए गांधी जी को महसूस होने लग गया था कि जो है अगर ऐसे ही रहा, मुसलमान अलग रहे, दलित अलग रहे, तो जो है हम सभी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई कभी भी नहीं लड़ सकते और देश को कभी आज़ाद नहीं करवा सकते। तो उन्होंने एक काम किया कि सबसे पहले हमें सामूहिक रूप से अपनेपन की आवश्यकता है, तभी हम मिलकर इस लड़ाई को जीत सकते हैं। तो अब अपनापन कहाँ से आएगा? तो इतिहास को देखा गया, लोक कथाओं के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से और साहित्य को सहारा बनाकर जो है लोगों को राष्ट्रवाद की भावना के लिए प्रेरित किया गया। दूसरा क्या है कि 1870 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत माता की छवि बनाई। उन्होंने ऐसे एक छवि बनाई, ठीक है, और लोगों ने उसको क्या नाम दिया, भारत माता। तभी से जो है भारत माता कहा जाता है। और इसके सम्मान में एक गीत बनाया गया। कौन सा गीत? वंदे मातरम, ताकि वंदे मातरम के माध्यम से ये पूरे राष्ट्र का गीत था और सभी इस गीत के माध्यम से एक समान भावना में बंध चुके थे। ठीक है, कौन सी भावना में? राष्ट्रवाद की भावना में। मतलब इसको ये मानते थे कि ये जहाँ गाया गया वो हमारे देश के प्रति सम्मान है। उसके बाद आता है 1921 में गांधी जी ने स्वराज का झंडा तैयार किया। कौन सा झंडा तैयार किया? तिरंगा झंडा तैयार किया। इसमें कौन कौन से रंग थे? सफ़ेद, हरा और लाल, और बीच में क्या रखा गया? इसके चरखा रखा गया। इसमें क्या है कि महात्मा गांधी को भी ये लग रहा था कि एक ऐसा झंडा होना चाहिए जो देश का झंडा हो और सभी जो उसको सम्मान से देखें और उस झंडे के जो है तले हम अपने स्वतंत्रता की मांग को पूरा करें। ठीक है, उसके बाद बंगाल के अंदर भी एक स्वराज की मांग रखी गई और उन्होंने भी एक अपना झंडा बनाया और जहाँ भी ये स्वदेशी आंदोलन चले वहाँ पर इस झंडे को जो है आगे रखा गया। ये झंडा कैसा बनाया? हरा, पीला और लाल, ये भी तिरंगा बनाया।
ठीक है, इसमें 3 रंग थे। इसमें क्या किया गया, 8 कमल के फूल थे। ठीक है, 8 कमल के फूल क्या थे कि उस समय पे 8 प्रांत थे और ये 8 कमल के फूल उसके प्रतीक बनाए गए। ठीक है, और साथ साथ इस झंडे में क्या किया गया, एक आधा चांद बनाया गया। ये आधा चांद क्यों बनाया गया, ये हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक बनाया गया कि हम सब एक हैं। ठीक है, तो ये हुआ सामूहिक अपनेपन का भाव। तो एक नज़र डालते हैं इस पाठ की प्रमुख घटनाओं पर, आंदोलनों पर। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आए 1915 में। फिर यहाँ आके उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन चलाए 3। सबसे पहला चलाया 1916 में बिहार के चंपारण में, ये था बगान व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन। 1917 में गुजरात के खेड़ा में, ये था कि मजदूरों को जो है लगान में ढील दी जाए। 1918 में हुआ अहमदाबाद में सूती कारखाना उद्योग, इसमें था मजदूरों के वेतन को बढ़ाने के बारे में। इसके बाद रोलेक्ट एक्ट 19 मार्च 1919 में, ये कैसा था कि बिना वकील के, बिना अपील के और बिना दलील का कानून था। इसमें व्यक्ति को सिर्फ संदेह के आधार पर गिरफ्तार करके वो आदमी कहीं भी रख सकते थे, मतलब जेल का भी नहीं पता लग सकता था कि वो कहाँ पे जो है बंद हैं। उसके बाद आता है जलियांवाला हत्याकांड, ये हुआ 13 अप्रैल 1919। ये महात्मा गांधी जी ने इसके विरोध में जो है केसरे हिंद की उपाधि और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि जो है लौटा दी थी। ठीक है, उसके बाद इसकी जांच हुई थी, वो हुई थी हंटर कमीशन के द्वारा। ठीक है, उसके बाद आता है खिलाफत आंदोलन, ये भी 1919 में हुआ। और ये क्यों हुआ कि जो तुर्की के अंदर मुस्लिम समुदाय के खलीफा थे उसके समर्थन में हुआ। और किसने किया, शौकत अली और मोहम्मद अली 2 भाइयों ने किया। ठीक है, उसके बाद आता है असहयोग आंदोलन, ये 1 अगस्त 1920 से शुरू हुआ। इसमें क्या था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना था। ठीक है, उसके बाद होता है चोरी चोरा घटना, ये होती है 4 फरवरी 1922 में। इसमें जो है स्थानीय लोगों की भीड़ ने 23 पुलिस वालों को जो है जिंदा जला दिया था और इसी घटना के बाद असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस लिया था। उसके बाद आंदोलन होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, इसमें क्या है, महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी या नमक यात्रा लगा लो। ये 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ था और 78 व्यक्तियों को लेकर गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया था। बाद में जो है बहुत भारी मात्रा में भीड़ उनका सहयोग कर रही थी। इसमें क्या करना था, नमक कानून का उल्लंघन किया। और क्या है कि जो महात्मा गांधी थे उन्होंने 11 सूत्रीय मांगे मांगी थी, किससे, लॉर्ड इरविन से। लेकिन लॉर्ड इरविन ने क्या किया कि उनको इनकार कर दिया। इसकी एवज में सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कुछ भी पूछना है तो कमेंट कीजिए। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। बाय बाय, टेक केयर।